अरविंद केजरीवाल एक इस प्रकार की सेल्फ सेंटर्ड आत्ममुक्त बोना है, वो पपेट। आप केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े थे, उस टाइम आपके मन में क्या चल रहा था? और खुद एक्सेप्ट किया कि 3 बड़े कमिटमेंट उन्होंने दिल्ली को दिए, तो तीनों उन्होंने एक्सेप्ट किया, हम तीनों काम नहीं कर पाए। आम आदमी पार्टी को न केवल छोड़ा, अरविंद केजरीवाल को सैद्धांतिक तौर पर उनका विरोध किया। केजरीवाल मनीष सिसोदिया को काटना चाहते हैं, तो अवध ओझा को सीट उन्होंने बेची। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और ऐसे वो झूठे जुमले ही नहीं, प्योर झूठे जुमले, मतलब सचमुच के झूठे जुमले। इतना बड़ा करियर आपका चल रहा था यूएस में, सब कुछ छोड़ के आप दिल्ली की पॉलिटिक्स में आए हो, तो ये आपका दर्द आपको लेके आया कि डॉक्टर मुनीश रायजादा जो कि यूएसए में एक एनआरआई हैं, हमारे मित्र हैं। आप सभी लोगों को पता है अभी हाल ही में महाराष्ट्र के इलेक्शन खत्म हुए और उससे पहले झारखंड के, तो अभी दिल्ली में इलेक्शन आ चुके हैं। और दिल्ली का इलेक्शन कुछ खास इसलिए हो जाता है क्योंकि ये देश का दिल भी बोला जाता है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो अन्ना आंदोलन के टाइम से केजरीवाल पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। अगर मैं बात करूं हेल्थ सेक्टर की, दिल्ली में केजरीवाल जी बोलते हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ है। वह ऐसे शख्स है जो हेल्थ एडवाइज़र सत्येंद्र जैन के साथ काम कर चुके हैं। उनसे पूछेंगे कि उन्होंने अगर आम आदमी पार्टी छोड़ी तो क्यों छोड़ी। पार्टी स्टार्ट हुई थी लोकपाल आंदोलन को लेके कि लोकपाल हम लेके आएंगे, लेकिन आज तक ये बिल दिल्ली में नहीं आ पाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, मुझे इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपकी ऑडियंस और दिल्ली की जनता, देश की जनता के सामने अपना पक्ष, पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मौका मिला। मैं एंटी करप्शन मूवमेंट, जिसे आप अन्ना आंदोलन या इंडिया अगेंस्ट करप्शन कहते हैं, उसमें जुड़ा था और सैद्धांतिक तौर पर प्रिंसिपल्ड बेसिस पे मैंने आम आदमी पार्टी को भी समर्थन दिया, ज्वाइन किया, ये सोचकर कि व्यवस्था परिवर्तन का स्वप्न या ड्रीम पूरा होगा। लेकिन जैसे ही मुझे अगले 2-3 सालों में आम आदमी पार्टी बनने के बाद ये समझ आ गया कि उनकी कथनियों का करने में फ़र्क है और जो वो करने आए थे वैसा कुछ है नहीं, तो मैंने ज़्यादा समय वेस्ट किए बिना आम आदमी पार्टी को न केवल छोड़ा, अरविंद केजरीवाल को सैद्धांतिक तौर पर उनका विरोध किया। हमने जिन प्रिंसिपल्स के लिए वो आए थे, उनके जब उन्होंने वहाँ से अड़िग नहीं थे उस पर या भटकने लगे, तो हमने उनको रास्ता दिखाने की कोशिश की। मैं फिर से अन्ना जी से मिला अपने साथियों के साथ। हमने पार्टी के अंदर रहते हुए चंदा बंद सत्याग्रह चलाया, यानी कि इट वाज ए नॉन वायलेंट मैसेज फॉर द पब्लिक कि हमारी पार्टी, यानी कि उस वक्त क्योंकि मैं एएपी का हिस्सा था, आम आदमी पार्टी को आप समर्थन एवं चंदा मत दीजिए क्योंकि ये लोग पारदर्शिता के प्रिंसिपल से भटक चुके हैं। उसके बाद 2019-20 में मैंने एक डॉक्यू ड्रामा ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता, द नेम इज ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता, वो बनाई। अभी मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो मेरे मन में भी रहता है, मैं दिल्ली का निवासी हूँ, कि ये योगेंद्र यादव, आपने खुद, कुमार विश्वास, इतनी बड़ी शख्सियत, इन लोगों ने पार्टी छोड़ी, क्यों छोड़ी? इन्होंने पार्टी में रह के आवाज़ क्यों नहीं उठाई कि अगर पार्टी कुछ गलत काम कर रही है तो पार्टी में रह के भी पार्टी के खिलाफ काम किया जा सकता था? देखिए, छोड़ा नहीं गया, उनको हटाया गया। ओके। अरविंद केजरीवाल एक इस प्रकार की सेल्फ सेंटर्ड, आत्म केंद्रित, आत्ममुक्त बोना है, वो पपेट। ही इज लाइक ए ड्वार्फ, जिनको जो लॉफ्टी स्लोगन दिया गया था, व्यवस्था परिवर्तन, ओवरहॉल ऑफ द सिस्टम, राइट, या इवन लोकनायक जयप्रकाश का जो स्लोगन था संपूर्ण क्रांति, उस तक को उन्होंने प्रयोग किया। और दूर दराज तक उनका इन बातों से कोई संबंध नहीं था अरविंद केजरीवाल, ना तो उनकी मानसिकता, ना उनकी चिंतन, ना उनकी सोच। तो जब व्यक्ति इतना मतलब सेल्फ सेंटर्ड हो जाए तो वो क्या करते हैं, किसी को टॉलरेट नहीं कर सकता। जबकि देश में व्यवस्था परिवर्तन लाने के लिए हजारों नायकों की आवश्यकता थी। तो उस व्यक्ति ने कुर्सी पे बैठते ही अपने वो गंदे खेल खेलने शुरू कर दिए, जो प्रीच किया गया था उससे कोसों दूर थे। तो और कुछ जिनमें सेल्फ स्टीम होता है वो लोग छोड़ के भी चले गए। उस पतन का आप देख ही सकते हैं, 10 सालों में, मात्र 10 सालों में आम आदमी पार्टी अपनी शीन, यानी कि जिसको कहते हैं उसकी चमक खो चुकी है। राइट। इट्स वर्स देन ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज। राइट।
ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज जब बनती हैं उसके बाद उनमें डिफेक्ट या म्यूटेशन आने लगती है, उसके बाद इट टेक्स डेकेड्स एंड डेकेड्स टू टू म्यूटेट एंड टू काइंड ऑफ गो डाउन द हिल। राइट। और इन्होंने तो 10 साल में सब कर दिया, शिखर तक तो पहुंचे नहीं, और पतन पहले से। चंदे की पारदर्शिता, जो ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो इन्होंने नहीं तोड़ा। राइट। अब आज ये हालत है कि इनकी टिकटें बिकती हैं, बेचने के टिकट बेच के एक ब्लैक मार्केटिया होता है ना, उसकी तरह ये व्यक्ति अपने कॉफर्स, पार्टी के कॉफर्स को भरने में लगा, प्लस शीश महल बना के बैठ गया। चप्पल पहनने वाला, बटन के शर्ट के बटन ऊपर नीचे रखने वाला जानबूझ के। सर, इस पे मैं एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा कि मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े थे, उस टाइम आपके मन में क्या चल रहा था और अभी आपकी माइंड के क्या थॉट्स है, मतलब केजरीवाल को लेके? क्योंकि जब आप पहले जुड़े थे कुछ तो अच्छा देखा होगा आपने भी, और अब क्या ऐसा देखा है कि जो आपको दोनों अलग अलग करता है? देखिए, एक होता है मिराज, दूर से। राइट। जैसे आप रेगिस्तान में जाते हैं तो आपको लगता है पानी आने वाला है, ओएसिस, वो आता नहीं है कभी, वो भटकाव आपका जारी रहता है, आप चलते जाएंगे। सो इट वॉज ए मिराज, इट वॉज नथिंग लेस देन दैट। क्या हुआ कि जब आंदोलन आता है, आंदोलन खड़ा होता है, तो आंदोलन की चमक धमक, उसके जो एक वो उसमें जो एक वो दिखती है लोगों को, एक आकांक्षा दिखती है, एक सपना दिखता है। तो लोगों ने सोचा कि इसके माध्यम से, IAC के माध्यम से हम भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बना पाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आंदोलन की एक लहर चल चुकी थी, इन्होंने पार्टी बना ली उसमें। कुछ इनमें से जो सेल्फ सेंटर्ड स्वार्थी लोग थे, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, और वैसे ही अदरवाइज उनका कोई महत्व नहीं है, तो उन्होंने वो पार्टी बना, AP आम आदमी पार्टी। अब क्या था कि पीक पे तो था ही वो आंदोलन का, एक उसकी वजह से लोग जुड़ चुके थे, तो हमारे जैसे लोगों ने भी, और एक ग्लोबल फिनोमिनन भी बन चुका था, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा डायस्पोरा है, चाइना से भी बड़ा डायस्पोरा। तो इंडियंस सब जगह, या इंडियन या पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO, सब जगह फैले हुए हैं, तो एक इसको ग्लोबल महत्व भी मिला। तो उसमें क्या था कि हमने सोचा कि USA से चलो हम भी करेंगे, लेकिन हम लोग, उनको ये समझ नहीं आया कई लोगों को कि कुछ आइडियलिस्ट लोग भी इसमें घुसे हुए थे आगे। अब वो तो देखिए उनके पेट भरे हुए थे, प्लस उनको तो वास्तव में अपने लिए कुछ चाहिए नहीं था, वो एक्टिविस्ट बाय हार्ट थे। तो जब ही इनका जैसे पतन होने लगे, उन्होंने पकड़ लिया इनको, लाओ जी कहाँ जाओगे आप। जयनाथ मिश्रा जी देख लीजिए, जयनाथ मिश्रा अभी उनका 2 साल पहले अनफॉर्चुनेटली देहांत हो गया। 75 ईयर्स की एज में, ये सुनने वाली बात है, 75 ईयर्स की एज में वो लंदन से इंडिया आए अपने खर्चे पे आम आदमी पार्टी को समर्थन देने। 2012 की बात है, उस पर तो एक पूरी मूवी बननी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता में जयनाथ मिश्रा लंदन वाले, उनका हमने एक पूरा एपिसोड उनको डिवोट किया। तो कहने का भाव ये है कि दुनिया भर के लोग हैं। अब जब इनमें से काफ़ी जो थे कि ट्रू आत्माएं थी ना, ट्रू सोल्स, उन्होंने पकड़ लिया उनको, उन्होंने बच के ले जाओगे। चंदावन सत्याग्रह और वैसी और किस्म की, एक करण सिंह था, उसने लोकपाल वाले मुद्दे में इनको पकड़ लिया, जो ये था कि हम कैंडिडेट्स का सिलेक्शन वॉलंटियर्स के माध्यम से करेंगे, तो उन्होंने भी अपना चला दिया। लेकिन क्या था कि सत्ता आ चुकी थी, सत्ता आने के बाद क्या होता है कि एक उसकी इनहेरेंट पावर होती है उसमें, तो उसका उन्होंने दुरुपयोग किया अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मौत भी जल्दी आ जाती है। जैसे आम आदमी पार्टी एज ए फिनोमिनन तो डाई हो चुका है ना, पार्टी चलती जाती है, पार्टी पैसा वैसा ब्लैक मनी इकट्ठा हो जाता है, पार्टी चलती रहती है, कुछ लोग तो मिल ही जाते हैं चुनाव लड़ने के, पर जो उसका एक वो जो आत्मा थी आम आदमी पार्टी की, एक सोल था उसमें, एक वो थी, खुशबू थी, वो तो खत्म हो गई है। हाल ही में उनका मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था केजरीवाल जी का, खुद एक्सेप्ट किया कि 3 बड़े कमिटमेंट उन्होंने दिल्ली को दिए थे कि हम दिल्ली में यमुना साफ करेंगे। उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली में कूड़ा कचरा सब साफ करेंगे, अभी उनकी MCD में भी सरकार आ गई है। और तीसरा उन्होंने कहा था कि दिल्ली के सड़क जितने भी सिंगापुर या अमेरिका किससे भी अच्छे हम बनाएंगे। तो तीनों उन्होंने एक्सेप्ट किया, हम तीनों काम नहीं कर पाए। और उन्होंने अभी ये खुद कहा चैनल पे कि अगर हम सरकार में आते हैं तो 5 साल के अंदर ये तीनों चीज़ें कर देंगे। झूठे जुमले ही नहीं, प्योर झूठे जुमले, मतलब सचमुच के झूठे जुमले, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल, एंड अगेन ये पर्सनल अटैक नहीं समझिएगा इसको, मैं अभी भी सॉलिड 8 घंटे की नींद लेता हूँ। अमेरिका से, मैं USA से अपनी जॉब छोड़ के भारतीय पॉलिटिक्स में रिफॉर्म्स के लिए आया। तो हम ऐसे जो हैं जिसको कहते हैं
तिलचट्टे वो तो घूमते रहते हैं, ठीक है, उनकी हमें चिंता नहीं है। राइट। लेकिन सच्चाई ये है, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, इन पब्लिक इंटरेस्ट, मैं ये कहना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल, बाकी पॉलिटिकल पार्टियों में भी धूर्त भरे पड़े हैं, धूर्त भ्रष्ट, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस सदी का सबसे भयंकर डीप स्टेट सपोर्टेड व्यक्ति है। धूर्त, मक्कारबाज, गिरगिट भी शर्मा जाए उनके सामने। और दिल्ली का जो इन्होंने बुरा हाल किया, दिल्ली का क्या हाल बताएं, सड़कों की क्या चाल बताएं, दर्द में दिल्ली डूब चुकी है, अब जीने से ऊब चुकी है। तो दिल्ली में जो पिछले 10 सालों में गवर्नेंस के हिसाब से भी सरकार ने जो यहाँ पे विफलताएं पाई हैं, लोगों को फेल किया है, दे हैव फेल्ड अस एज दिल्ली पीपल, दिल्लीइट्स, वो भी बड़ा रिमार्केबल अमेजिंग लेवल का, मतलब इन्होंने हमें लेट डाउन किया। राइट। ठीक है ना। तो ये शो करता है कि किस प्रकार से सत्ता में आने के बाद कुछ धूर्त, मक्कार, नालायक, इनकॉम्पिटेंट, असक्षम लोग कैसे सत्ता का दुरुपयोग करने के बाद उसके बाद ही मैकियावेलियन पॉलिटिक्स खेलने से बाज नहीं आते। राइट। अरविंद इज द क्लासिकल एग्जांपल। इतना बड़ा करियर आपका चल रहा था यूएस में, सब कुछ छोड़ के आप दिल्ली की पॉलिटिक्स में आए हो, तो ये आपका दर्द आपको लेके आया कि अगर मैंने किसी पार्टी को सपोर्ट किया, वो यहाँ तक पहुँच गई और उसने फिर जो भी फंडामेंटल थे, जो भी उसने कमिटमेंट किए दिल्ली की गवर्नमेंट को और दिल्ली की जनता से, वो पूरे नहीं किए, तो उसको आप ख़त्म करने आए हो, या कुछ ऐसे मुद्दे आप दिल्ली में लेके आए हो कि जो सच में आपको लगता है कि जो आम आदमी पार्टी ने नहीं किया वो आप करना चाहते हो? मुझे लगता है कि अन्ना आंदोलन का जो सपना था, 14 साल होने वाले हैं। राइट। अप्रैल 2025 में अन्ना आंदोलन को 14 ईयर्स, 14 साल हो जाएंगे। उस आंदोलन के माध्यम से एंटी करप्शन एक मूवमेंट जो बना था, और उसका जो पेन है, उसकी जो आत्मा है, वो अभी भी भटकी हुई है। अन्ना आंदोलन वनवास में है, 14 साल पूरे हो जाएंगे। अन्ना आंदोलन का रिस्ट्रक्ट करना, किसी भी, या उसका जो एम था, उसका रिस्ट्रक्ट करना, मुझे लगता है कोई भी पॉलिटिकली कॉन्शियस व्यक्ति करना चाहेगा। राइट। मुझे लगता है कि इंडियन पॉलिटिक्स में इस वक्त देखने में तो ऐसा लगता है कि इंडियन पॉलिटिक्स में सब कुछ ठीक है, लोकतंत्र अपना अच्छा है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट प्राइमरली पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में है, नॉट इन पॉलिटिक्स एज सच। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स का मतलब ये कि आपको कई किस्म के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल रिफॉर्म्स चाहिए, ताकि आप अपने डेमोक्रेसी को अपग्रेड कर सकें। राइट। अपना 78 ईयर्स में अपनी डेमोक्रेसी अब थोड़ी सी स्टेसिस में आ गई है। ऐसा लगता है कि ठहराव में है, इसको मजबूत करना, क्योंकि जैसा कहा गया है, डेमोक्रेसी आपको कभी भी आपकी वेन्स में इनहेरिट नहीं होती। डेमोक्रेसी इज नेवर इनहेरिटेड इन द वेन्स, कि एक बार डेमोक्रेसी मिल गई आप आराम से बैठ जाइए। इट हैज़ टू बी काइंड ऑफ टेकन केयर ऑफ द, इसको आपको संभालना पड़ेगा, इस पे मरम्मत करनी पड़ेगी, इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। राइट। सो दैट इज प्रिसाइजली व्हाट इज रिक्वायर्ड। बट अनफॉर्चुनेटली अपने जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं जनता के, सांसद कहिए इनको, या लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो रिफॉर्म पे जिस किस्म का चिंतन या जिस किस्म का काम होना चाहिए वो होता है। राइट। इसलिए पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि प्राइमरीली मेरा इंटरेस्ट ये है कि करप्शन को हम अभी भी स्ट्रीम लाइन में लेके आए, मतलब मेन स्ट्रीम मुद्दा बनाए। आज की तारीख में विकास या डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स की बातें लोग नहीं करते। राइट। वो हमें क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज वो ऐसे डिवाइसिव इश्यूज को उठाती हैं जिसकी वजह से हम लोग बट जाते हैं। राइट। एंड एक पॉलिटिकल रेटरिक्स दे दे के रेबल राउजर वाला काम करते हैं, लोगों को भड़काना, उनके संवेदनाओं को, इमोशंस को भड़काना। जबकि लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से संविधान की मर्यादाओं में पॉलिटिकल रिफॉर्म से हम काम करेंगे तो अपने देश में अबंडेंट अपॉर्चुनिटी है, पोटेंशियल। तो फिर अपने युवकों को जॉब्स के लिए अनएम्प्लॉयड नहीं बैठना पड़ेगा। अपने स्टूडेंट्स को बाहर विदेशों में घूमने, पढ़ाई के लिए नहीं जाना पड़ेगा। दे आर स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू जस्ट गेट एन MBA। ठीक है, अपने देश में तो नालंदा यूनिवर्सिटी होती थी कब। कहने का मतलब है कि देश का पोटेंशियल यदि आपको कैप्चर करना है और उसको पोटेंशियल को हार्नेस करना है, राइट, उसको आगे बढ़ाना है, तो आपको रियली इन मुद्दों पे काम करना पड़ेगा। मुझे ध्यान है कि USA में अगर इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पे मुद्दा ये होता है कि आप कितनी जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, आप इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाएंगे, आपकी हेल्थ पॉलिसी क्या होगी, एजुकेशन पे आप क्या डिफरेंट काम करेंगे, सोशल सिक्योरिटी पे आपका क्या मुद्दा होगा, एंड ऑफ कोर्स गे राइट्स की मुद्दे आते हैं, शादी या मैरिज की बात होती है, वो है इश्यूज। बट प्राइमरली इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक पॉलिसीज। अपने इंडिया में आप देखते हैं कि विकास साइड पे खड़ा है। तकरीबन 2 महीने के आसपास वो जेल में रहे। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने अपनी CM की कुर्सी छोड़ी और उन्होंने सतीश को मुख्यमंत्री बनाया।
तो अब वो चैनलों पे जा जाके बोल रहे हैं कि मैंने तो अपना सीएम पद त्याग दिया, मुझे जनता अगर स्वीकार करेगी तो मैं दोबारा सीएम बनूंगा, तो मैं जनता के पास जा जाकर उनसे अपना सर्टिफिकेट मांगूंगा कि मैं पाक साफ हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की है, मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, बीजेपी ने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया है। पहली बात तो ये समझने की आवश्यकता है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते जब तक शराब घोटाले से वो एक्विट नहीं हो जाएंगे। अच्छा, शराब घोटाला तो अभी चालू, क्योंकि आपने खुद कहा कि उनपे सुप्रीम कोर्ट ने इस किस्म की पाबंदियां लगा दी, राइट, स्ट्रिक्चर्स लगा दिए कि वो तो अब सीएम बने रह भी नहीं सकते। अच्छा, तो अभी जो चुनाव होंगे वैसे तो मतलब आप ये कह रहे हो कि गवर्नमेंट लॉ के अकॉर्डिंग अगर उनके पास बहुमत आ भी जाता है तब भी वो सीएम नहीं बनेंगे। एग्जैक्टली। ओके। यदि 2025 में, वैसे तो नई दिल्ली विधानसभा जहां आप इस वक्त बैठे हैं, राइट, यहाँ से माननीय भ्रष्ट केजरीवाल जी की जमानत जब्त होने वाली है। ओके, विदाउट एनी डाउट। राइट। यदि हम 1 मिनट के लिए हाइपोथेटिकली मान लें कि वो जीत जाए, ओके, तो भी वो सीएम नहीं बन सकते। ओके, तो प्लीज थोड़ा आप बताएंगे क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ऑफिस नहीं जा सकते, फाइलें साइन नहीं कर सकते। राइट। वो जो पाबंदियां वो तो अभी भी लागू है। राइट। तो यदि अब इनकी गवर्नमेंट बन भी जाती है आम आदमी पार्टी की, एज ए एमएलए वो अभी भी स्ट्रिक्चर्स उन पे अप्लाई होंगे, क्योंकि अभी तो शराब घोटाला का चार्जशीट जस्ट फाइल हुई है, अभी तो ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल्स आपको पता है इंडिया में लाखों महीनों चलता है। राइट, फैक्ट है। तो अब ये अरविंद केजरीवाल के गले में हड्डी फंसी हुई है, ये कई सालों तक निकलने वाली नहीं। अच्छा, दूसरा क्या कि इनकी पार्टी की अभी भी बुरी हालत होने वाली है। आज भी सीटें जो इन्होंने डिक्लेयर की उसमें काफ़ी सीटें इन्होंने बेची हैं, जो काफ़ी सिटिंग एमएलएज को उन्होंने दिया है वो सेक्रीफाइशियल गोट्स बनाया जाएगा, बलि का बकरा। ठीक है, क्योंकि परफॉर्मेंस किसी की अच्छी नहीं है, जनता इनको बुरी तरह मतलब इनको पीटेगी इस बार चुनावों में। अच्छा, अब बात आती है कि उनको, जैसे आपने कहा कि उनको पब्लिसिटी लेना बहुत आता है। मैं ये कहता हूँ कि ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। ओके। मीडिया क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस पूछने से प्रेज करता है। मीडिया ने कभी पूछा है कि आपके मोहल्ला क्लिनिक क्यों बंद है? आपके स्कूलों में कमरे तो बन गए लेकिन वहाँ पे पार्क के प्लेइंग फील्ड खत्म हो गया। कि इतने अध्यापकों की नौकरी अभी तक क्यों आपने रेगुलराइज नहीं किया? ठेकेदारी प्रथा क्यों बढ़ाई आपने? कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज की क्या हालत है? गेस्ट टीचर्स आज भी क्यों तड़फ रहे 10 सालों बाद? आप समझते हैं ना, जब पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो सामने वाले की सिटी पिटी घूम हो जाएगी। फैक्ट। अब क्या है कि ये सुपरफिशियल डिस्कोर्सेस बनते हैं, मीडिया को बस ऐसे कुछ इधर उधर की सुपरफिशियल ग्लैमरस पॉइंट उठाने होते हैं कि शर्ट क्या पहनी हुई है, बाजू कैसे मोड़ी हुई है, गाड़ी से कैसे उतरा, गाड़ी कैसे ऊपर चढ़ा, उसकी वाइफ का क्या नाम है, उसकी बेटी का क्या नाम है, बस कर लो बात फिर। तो जब आपने इसी ढंग के मुद्दे उठाने हैं तो फिर वो उस पे वो जो होते हैं ना, जो नालायक लोग होते हैं, जो निकम्मे लोग होते हैं, उन लोगों पे दे जस्ट एंजॉय द पब्लिसिटी। नई दिल्ली से केजरीवाल जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट बीएलपी पार्टी से मुनीष जी ने भी अपना अनाउंसमेंट कर दिया कि ये केजरीवाल जी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ेंगे। बट उससे पहले मैं जानना चाहता हूं सर से कि ऐसा क्या इन्होंने तैयारी की है कि केजरीवाल की जमानत भी जब्त हो जाएगी, जैसा कि आपने खुद बोला? नई दिल्ली विधानसभा में मैंने अपनी कैंडिडेसी आज से 3 महीने पहले अनाउंस कर दी थी। ओके। जहां से चुनाव लड़ेंगे केजरीवाल, वहां से ताल ठोकेंगे मनीष रायजादा। अच्छा, हमने पिछले 3 महीने में लगातार ग्राउंड कैंपेनिंग करके जनसंपर्क पूरा कर लिया। घर घर जाके हमने पर्चे बांटे, लोगों से संपर्क किया, और नेचुरली नई दिल्ली विधानसभा जिसमें पार्लियामेंट हाउस, आपका प्रेसिडेंशियल एस्टेट, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और मंदिर मार्ग से लेके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सफदरजंग और उनके रेजिडेंशियल क्वार्टर्स आते हैं। तो एक बड़ी अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इसमें लोग पढ़े लिखे हैं, वो पेटी इश्यूज पे कभी जाते नहीं हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पिछले 10 सालों में भ्रष्ट केजरीवाल यहाँ पे ऐसे एमएलए उन्होंने काम नहीं किया। मतलब इस लेवल तक इनकी इनकॉम्पिटेंस है कि जो एमएलए लेड फंड होता है, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, जो 10 करोड़ पर ईयर मिलता है, पिछले 10 सालों में इनको आप समझ सकते हैं कि 100 करोड़, या पहले थोड़ा कम था तो चलो 70-80 करोड़ उनको मिल चुका है। वो कहाँ है? वो दिखता ही नहीं है दिल्ली में। दिल्ली प्लस यहाँ पे जो इन्होंने जिस ढंग की पॉलिटिक्स की है, देशद्रोहिता वाली, पीपल आर वेरी अपसेट विद हिम। और हमने लोगों से जा जाके बात की है, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, सो आई कनेक्ट विद देम वेरी वेल। अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी वो समझते हैं कि मैं एज ए मेडिकल डॉक्टर अब यूएसए से सब छोड़ के आया हूँ, तो आई थिंक आई हैव अ स्टोरी टू टेल एंड दे कनेक्ट विद मी वेल। प्लस जो क्लस्टर्ड एरियाज है जहाँ पे समस्याएं बहुत हैं, जहाँ पे पानी नहीं है,
बड़े तंग गलियां हैं जहाँ पे लोग पॉवर्टी में Okay. नई दिल्ली विधानसभा में प्रेसिडेंशियल स्टेट के 2-3 किलोमीटर इलाके दूर में यदि लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स में रहना पड़े तो आप अपने देश के लिए एज ए नेशन इट्स ए मैटर ऑफ शेम। अब वहाँ जाके जब समस्याएं समझते हैं, जब हम उनको बताते हैं कि हम आपके यहाँ जॉब्स क्रिएट करेंगे rather than गिविंग लिटिल बिट फ्रीबीज, तो पीपल कनेक्ट कि हाँ हमारे साथ तो गलत हुआ है। अगर एक एक फैमिली से एक एक जॉब दे दी जाती तो ये क्या थोड़ा बहुत बिजली पानी जो थोड़ा बहुत दिया है ये तो इट इज़ नथिंग कंपेयर टू दैट। तो हमारा ये मानना है। प्लस आप ये देखिए कांग्रेस, बीजेपी एंड आम आदमी पार्टी तीनों के जो यहाँ पे निकम्मापंथी स्पष्ट दिखती है। आम आदमी पार्टी के एमएलए ने यानी कि माननीय केजरीवाल जी ने कोई काम ही नहीं किया। अच्छा, बीजेपी के जो कैंडिडेट हमने सुना है जो आने वाले हैं वो तो दिल्ली देहात से, यहाँ से दिल्ली के एक लोकल हमारे दिल्ली के जो दिल्ली का वोटर है नई दिल्ली विधानसभा का, उसको उनको मुंडका जाने में 1.5 घंटा लगेगा, फिर 1.5 घंटा आने में लगेगा। वो जाके जाएंगे, मान लीजिए कल ये कुछ इनका ऑफिस तो वही मुंडका से चलेगा क्योंकि यहाँ तो एक तो घर के छोड़ देंगे वो, राइट, ठीक है। अच्छा, अब बात बची शीला दीक्षित के बेटे जी संदीप दीक्षित जी की, स्वागत है उनका भी यहाँ पे, जमानत जब्त उनकी भी होनी है। क्योंकि मामला क्या है कि शीला दीक्षित जी के बेटे संदीप दीक्षित जी को पिछले 15 सालों में लोगों ने वैसे ही पहचान लिया, कभी जमीन पे उतर के नहीं आए, कभी जनता के बीच में दिखते नहीं है, एमपी भी रह चुके हैं। बस घोटाला जो हुआ था, क्लस्टर बसों के घोटाले में वो पहले से अपनी डिफेमेशन पाए बैठे हैं। उनका जो मतलब करप्शन का जो ग्राफ था वो तो वहीं के वहीं उन्होंने देख लिया, जनता ने देख लिया कि कितना करप्ट हो सकते हैं। माँ सीएम थी, बेटा अपना करप्शन करने में लग गया, टिपिकल स्टोरी होती है। प्लस दोनों में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की बदबू आती है, वो आती है। भाई साहिब सिंह वर्मा एक ऊंचे कद के दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री थे, राइट, बट एज ए कैंडिडेट आप उनके बेटे की क्या लेगेसी है? नथिंग। सिमिलरली सेम अप्लाइज टू संदीप दीक्षित, करप्शन में चार्जेस। अच्छा, अगली बात ये ध्यान देने वाली बात है कि कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को फील्ड करके उतार के केजरीवाल जी की मदद देने का जो स्पष्ट जो लोगों की इसमें नेक्सस समझ आ किया। क्योंकि संदीप दीक्षित, आपको याद होगा 6-8 महीने पहले जब अरविंद केजरीवाल को ईडी ने जाके दबोचा एज ए सिटिंग सीएम शराब घोटाले में, तो विद इन ए फ्यू मिनट्स अजय माकन जी, संदीप दीक्षित जी भागे उनके रेजिडेंस में पहुंच गए। फैक्ट, शराब घोटाले के लिए चिंता थी कांग्रेस को कि शराब घोटाले को इन्वेस्टिगेट किया जाए, तो कांग्रेस ने मुद्दा उठाया, अजय माकन जी ने मुद्दा उठाया। जब उस पर काम आगे बढ़ा घोटाले को पकड़ने का, तो जब उसको दबोचा जाके ईडी ने, तब उसके साथ तो उनके साथ बैठ के जाके आंसू बहाने लग गए कि भाई ये तो इनको पकड़ा गलत जा रहा है। और फिर आप देखिए कुछ महीने पहले लोकसभा 2024 के इलेक्शंस में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो मिले हुए थे। यानी कि इससे बड़ी त्रासदी, इससे बड़ी आयरनी क्या हो सकती है कि नई दिल्ली लोकसभा सीट जिसमें आप इस वक्त बैठे हैं, नई दिल्ली लोकसभा सीट में राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने, अजय माकन ने, आपके संदीप दीक्षित जी ने वोट किसको दिया? आम आदमी पार्टी को वोट दिया, राइट, बताइए। फैक्ट, क्योंकि उनका अलायंस ही ऐसा था। तो ये तो ऐसा मिसफिट है, अनहोली अलायंस है, जिसकी जो वेदना और जिसकी जो मतलब आने वाले समय में रिफ्लेक्शंस खत्म ही नहीं होने। राइट, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक पार्टी हो जाती है जहाँ पे इनको लड़ना होता है, लेकिन जब दिल्ली की बारी आती है तो तब दोनों अलग अलग हो जाते हैं, मैच फिक्स हो जाता है। जैसे कि तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली वालों के लिए एक बहुत बड़ा धोखा भी है, और कुछ लोग इसको समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते। उस केस में केजरीवाल जी कुछ ऐसी अनाउंसमेंट कर देते हैं, जैसे कि उन्होंने लास्ट अभी वीक में की कि अगर हमारी सत्ता दिल्ली में आती है तो हम हर महिला को 2100 रुपये पर मंथ देंगे। तो एक फ्री की रेवड़ी उन्होंने फिर स्टार्ट कर दी है। तो आप इसको कैसे देखते हो? अगर वो सारी चीज़ें फ्री देते रहेंगे दिल्ली में, तो दिल्ली आगे की साइड जा रही है, पीछे की साइड जा रही है? मुझे तो लगता है कि बहुत हम पीछे की साइड पर जा रहे हैं, क्योंकि मोस्टली काम जो पैसा दिल्ली की सफाई पे लगना चाहिए, दिल्ली के घरों में आज की डेट में कुछ लोगों को जानता हूँ जहाँ पे गंदा पानी आ रहा है, तो अगर दिल्ली का आधे से ज़्यादा पैसा फ्री में बांट दिया जाएगा तो ये काम कब ठीक होंगे? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के पाप का घड़ा भर चुका है। पंजाब में इन्होंने अनाउंसमेंट की थी 2-2.5 साल पहले, जब वहां पे महिलाओं को कुछ पैसा नहीं दिया गया अभी तक, तो दिल्ली में क्या देने वाले हैं? ये तो पैदाइशी धूर्त है ये, राइट। इनका तो काम धंधा यही कि पॉलिटिक्स ऑफ चीटिंग एंड डिसेप्शन। तो ये इनकी बातों में इस बार दिल्ली की जनता या माँ बहनें नहीं आने वाली, एंड दे हैव सीन थ्रू द डिजाइन ऑफ दिस गाय, क्रोकेड गाय। एंड वैसे भी मैं आपको बताऊं, दिल्ली में गवर्नेंस इतने मिजरेबल सिचुएशन में, राइट, कि लोग अब फेड अप हो चुके हैं। ओके, एंड ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज ने सबने फेल किया दिल्ली को। ओके, नई दिल्ली विधानसभा एक अलग किस्म की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है यहाँ पे, पढ़े लिखे लोग हैं।
आप ये देखिएगा कि नई दिल्ली की जो करेक्टरिस्टिक्स है, इसकी जो मतलब इलेक्शन होता है वो एक अलग किस्म, अलग लेवल पे होता है। तो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज को इस बार नई दिल्ली की विधानसभा इनको मात देगी। एंड टाइम टेस्टेड जो ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स हैं कि अच्छे व्यक्ति को वोट दिया जाए, एक ऐसा व्यक्ति जो आप में इन्वेस्टेड हो, ग्राउंडेड हो, ऐसे व्यक्ति को वोट देने का मन बना चुकी है। तो अभी थोड़ा पॉलिटिक्स से हटके कुछ मैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ क्वेश्चंस करता हूँ। आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है इंडिया के अंदर और क्यों? करंट के पास्ट, करंट पास दोनों में बता सकते। अच्छा देखिए, मैं काफ़ी बड़ा मतलब प्रशंसक हूँ ओके, लाल बहादुर शास्त्री जी का, लोकनायक जयप्रकाश। चलो ये तो पास्ट हो गया, अभी करंट में बताइए। करंट में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कोई है नहीं जो आपको इंस्पायर, जो मुझे इंस्पायर करता है। ओके, क्योंकि मैं रिफॉर्म्स ओरिएंटेड पॉलिटिक्स चाहता हूँ, राइट। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे इंस्पायर करता है कि हाँ कि मैं उनसे सीख के मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। सही क्या है। तो ऐसा क्या आपको लगता है कि दिल्ली में ये चीज़ें ठीक करने से दिल्ली बहुत आगे की साइड जाएगी, जो आप ऑलरेडी जाते हो, लोगों के से बात करते हो? तो कुछ 3 ऐसे मुद्दे आप मुझे बताओ कि जो दिल्ली में विद इन 1 ईयर्स होने बहुत ज़रूरी है। विदाउट एनी डाउट, हेल्थ, एजुकेशन एंड जॉब क्रिएशन। ओके, बट हेल्थ और जॉब की अगर मैं बात करूँ, एजुकेशन, तो केजरीवाल जी तो हर मीडिया सेक्टर में जा के बोलते हैं कि अगर दिल्ली में हेल्थ को बचाना है, एजुकेशन को बचाना है तो हमें लाना है, क्योंकि इन्होंने बहुत काम किया है। बट आप भी उनके साथ एज ए हेल्थ एडवाइजर काम कर चुके हो। मैंने आपका एक वीडियो सुना था जहाँ पर आप सत्येंद्र जैन के साथ जब ये मोहल्ला क्लिनिक स्टार्ट हुई, जो भी हेल्थ सेक्टर में इन्होंने जितना भी काम किया उसमें आप भी उनके साथ एडवाइजर थे। तो आप उसमें कैसे उन्होंने काम किया और कितना हुआ, सफल हुआ, कितना विफल हुआ, तो थोड़ा आप मुझे उसके बारे में बताइए। देखिए, हेल्थ और एजुकेशन में कोई ऐसा नहीं कि कोई ट्रांसफॉर्मेशनल आपको कोई बदलाव लाने हैं। अपने सिस्टम ठीक बने हुए हैं, राइट। आपको लोगों को पावर ज़्यादा देनी पड़ेगी। एंड जो टिपिकल गवर्नमेंट माइंडसेट होता है आपको बेसिकली जो एक्सिस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड कल्पेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा। यानी कि जवाबदेही हो, जिम्मेदारी स्पष्ट हो, जवाबदेही फिक्स्ड हो, और यदि भटकाव आता है तो उसमें उसको दंडित करने का एक माध्यम ठीक हो। इस पे आप स्पीड ले आइए, प्लस कामकाज ठीक कीजिए, रेड टेप को काटिए, आप करप्शन को काटिए, कट डाउन कीजिए। इसी से व्यवस्था में ठीक हो जाएगा। बजट एलोकेशन दिल्ली में, बजट तो आप मोहल्ला क्लिनिक को फ्लॉप मानते हो दिल्ली में? देखिए, दिल्ली में पहले से ही ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि लोग समझ नहीं पाते, ये लोगों को समझाया नहीं गया। दिल्ली में और पूरे देश में 3 टियर हेल्थ सिस्टम बना हुआ है अपने देश में। प्राइमरी हेल्थ सिस्टम, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी हेल्थ सिस्टम में क्या होता है? प्राइमरी हेल्थ केयर, जिसमें आप देखते हैं कि विलेजेस में सब सेंटर्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर PSC बनी होती है। सेकेंडरी लेवल पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, और टर्शियरी लेवल पे होते हैं जो बड़े सुपर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस हो गए, या इंस्टीट्यूशन जो बड़े स्पेसिफिक डिजीजेस को डील करते हैं। दिल्ली में गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज तो पहले से ही थी और बनी हुई है काफ़ी जगह, पुरानी बनी हुई है। आप उसको इम्प्रूव कर दीजिए, उसमें 2-2 शिफ्टों में काम कीजिए। राइट। डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी बढ़ाइए। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक खोल भी दिया तो चलाओ फिर उसको। चलो, अगर आप मोहल्ला क्लिनिक खोल के गवर्नमेंट डॉक्टर को वहाँ से वहाँ बैठा दोगे तो वहाँ पे वैकेंसी खाली कर दी आपने। राइट। ऐसे स्कूलों में गेस्ट टीचर्स, वो उनको प्रताड़ित किया गया, उनकी सुविधाओं का ख्याल नहीं किया गया। रेगुलर जॉब्स आपने भरी नहीं टीचर्स की। राइट। तो फायदा क्या, वो बिल्डिंग्स बना के क्या करेंगे आप? तो पॉइंट ये कि गवर्नेंस गुड, इसको एक ही शब्दों में कहना चाहिए, गुड गवर्नेंस मॉडल को शार्पन किया जाए बस। राइट। अब हम आते हैं दिल्ली के कानून व्यवस्था को लेके। बहुत बड़ा मुद्दा है, इवन मैं खुद भी बहुत बारी फेस कर चुका हूँ कि यहाँ की कानून व्यवस्था बहुत ख़राब चल रही है। तो केजरीवाल जी से जब ये क्वेश्चन किया जाता है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को ठीक किया जाए, ये सब तो बीजेपी चला रही है, अमित शाह जी चला रहे हैं, उनको देखना चाहिए, तो ये एंड में क्यों स्टार्ट होता है? बिगिनिंग के 4 साल तो बड़ा स्मूथली उनको लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सारा ब्लेम वो बीजेपी को देते हैं, अमित शाह को देते हैं। तो इस पर क्या क्या बोलना चाहोगे आप? पहली बात तो पॉलिटिक्स, लोकतंत्र में पॉलिटिक्स का मायना होता है कि कोलैबोरेटिव पॉलिटिक्स, यानी ठीक है, आप देखिए जब एक प्रतिनिधि चुन लिया जाता है, MLA MP, वो जनता का MP है, वो ये नहीं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का MP है, या जिन्होंने वोट दिया उनका MP है, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनका भी वो MP है। फैक्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जिसमें पिछले 10 सालों से बीजेपी है, और स्टेट गवर्नमेंट जिसमें दिल्ली में, जिसमें केजरीवाल मुख्यमंत्री थे और ex-CM है, इनको पार्टिसिपेटरी स्पिरिट के साथ नॉन पार्टीजन वे में मिलजुल के काम करना चाहिए। फैक्ट। यदि मिलजुल के काम करते तो दिल्ली की समस्याएं क्यों ना सुलझ पाती? बिल्कुल ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन इधर उधर है, बट अल्टीमेटली दोनों का पर्पस है कि कन्वर्ज करके
लोगों की सुविधाओं का ख्याल किया जाए। सही बात। इन्होंने आपस में खूब एक दूसरे के साथ पॉलिटिक्स खेली। देखिए एमसीडी का एग्जांपल दे लीजिए, एमसीडी पहले बीजेपी के पास थी तो दिल्ली ये हमेशा रोना रोते रहे कि मुझे काम नहीं करने दिया जाता। मानेंगे कि इन दोनों मतलब ये पॉलिटिकल क्लासेस की अनफॉर्चुनेटली एक इस बर्बादी की वजह से इनका लेवल नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है एंड कमिटमेंट टू द नेशन नहीं है। राइट। उसकी वजह से क्या होता है कि पीपल आर सफरिंग। राइट। इसलिए इंडिया में इस बात की बड़ी सख्त आवश्यकता है कि इनको भी पॉलिटिकल पार्टीज या जो सिटीज एंड स्टेट्स हैं यानी कि जो गवर्नमेंट्स हैं, लोकल गवर्नमेंट्स, लोकल बॉडीज हैं या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को सू करने की पावर सिटीजन्स के पास आनी चाहिए। राइट। अब देखिए शिकागो में 22 साल रहा हूँ, यदि आप एज ए सिटीजन सिटी ऑफ शिकागो जिसको आप म्यूनिसिपैलिटी कह सकते हैं, यदि उन्होंने आपके टैक्सेस लेने के बाद आपका काम करके नहीं दिया, जैसे सीवर लाइन मान लीजिए ओपन हुई पड़ी है, ड्रेनेज ओपन पड़ी है, तो यू कैन गो एंड सू द सिटी। ओके। आप कोर्ट में जाके आते हैं एंड सिटी को उसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी। बिल्कुल। उस डैमेज का रिवार्ड्स वो भी कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। यहाँ तो ये कितना भी भ्रष्टाचार कर दें, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि द राइट्स टू सू ए गवर्निंग बॉडी, एक गवर्नमेंटल एजेंसी शुड बी गिवन टू द सिटीजन्स। राइट। तो अभी हम आते हैं मनीष सिसोदिया के ऊपर, जो कि उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जेल में भी रह के आए हैं। तो उनकी सीट एकदम से केजरीवाल ने चेंज कर दी और उनकी जगह ओझा जी को दी है। इसमें दो चीजें, टू किल टू स्टोन्स विद वन बर्ड। ओके। सॉरी, विद वन स्टोन, टू किल टू स्टोन्स विद वन बर्ड। ओके। केजरीवाल मनीष सिसोदिया को काटना चाहते हैं। ओके। तो अवध ओझा को सीट उन्होंने बेची। अवध ओझा तो आप समझ सकते हैं कि वो तो आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट लिया उनसे? ऑफ कोर्स। कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। ये तो आप पहले इनका डीएनए में जाइए आप। आम आदमी पार्टी ने, और इतना अबंडेंटली आप समझ पाएंगे इस पॉइंट को, जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, राइट, दिल्ली में 67 सीटें मिली, फैक्ट, तो इनको उसकी बनस्पत, उसकी एवज में इनकी कुछ राज्यसभा की सीटें बनी। राइट। राज्यसभा आम आदमी पार्टी का जो पहला सदस्य राज्यसभा में गया था वो है सुशील गुप्ता जी। राइट। सुशील गुप्ता एक मनी बैग है, ओके, थैली शाह है। आप मेरे जैसे कोई साधारण व्यक्ति नहीं गया, वो पैसा उन्होंने दिया, टिकट खरीदी, राज्यसभा में एंट्री पाई, और उसके बाद सारा इनका जो पंजाब में भी जो एमपीज भेजे गए हैं राज्यसभा में, उन सब की कहानी यही है। आज चौथी लिस्ट में इन्होंने पूरी 70 सीटें अनाउंस किया। 70 सीटें मतलब टोटल अनाउंस हो गई। पहली 3 लिस्टों में देखिए सब सीटें बेची गई हैं। अब सिटिंग एमएलए जो थे उनको बलि का बकरा बनाया जाएगा। तो मनीष सिसोदिया की सीट बेची गई है। अवध ओझा ने खूब पैसा बनाया होगा यूपीएससी ट्रेनिंग दे के लोगों को, तो उसका पैसा बनाया उन्होंने, पैसा फेंका, इन्होंने लिया, अवध ओझा को वहाँ पहुँचा दिया पटपड़गंज में अवध ओझा जी कभी गए नहीं होंगे, उनको तो ये गलियों का नाम भी नहीं पता होगा। देखिए जो आम वोटर जो है वो उनको इसका पता नहीं होगा। ही इज एमएलए के इलेक्शंस में कैंडिडेट हैज टू बी वेरी लोकल। राइट। एमपी में तो फिर भी चले ठीक चल जाते हैं, बड़ी सीट है। एमएलए के इलेक्शन में द कैंडिडेट शुड बी वेरी लोकल, और अवध ओझा का कोई इनसे लेना देना नहीं है। पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया को जंगपुरा भेज दिया। जंगपुरा कभी भी सेफ सीट नहीं है मनीष सिसोदिया के लिए। कहते भी कि हमने दिल्ली के सारे काम पूरे कर दिए, एंड में आते आते कहते कि एलजी की वजह से हमारे सारे काम रुके पड़े। जिंदगी का सिंपल उसूल है, यदि आप किसी व्यक्ति को बार बार जाके छेड़ेंगे तो क्या आपसे मदद की अपेक्षा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। राइट। सिंपल है। तो आपको क्या लगता है कि आप दिल्ली में बीएलपी पार्टी से सभी 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? जी, ऑल 70 सीट्स। कैंडिडेट्स अपने पास आने लगे हैं। काफ़ी इंटरेस्ट के साथ आते हैं। काफ़ी अच्छे कैंडिडेट्स हमारे पास आने लगे हैं। एंड एज ए ऑर्गेनाइजेशन आल्सो पिछले 14 महीनों में हमने काफ़ी अच्छा विकास किया। तो दिल्ली में एक बड़ी फॉर्मिडेबल सिचुएशन में हम लोग, एंड बड़े कॉम्पिटिटिव वे में इलेक्शन लड़ा जाएगा। ओके। तो इससे पहले दिल्ली में आपने क्या क्या काम किए हुए हैं? मतलब अगर मैं आपकी बात करूं, जो भी आपने दिल्ली में जितना भी योगदान दिया अन्ना के टाइम पे, तो आप कुछ ऐसी बातें बताना चाहोगे जो कि जनता को नहीं पता है, लेकिन वो बहुत ही यादगार चीज़ें थी जो हमें भी नहीं पता? अन्ना आंदोलन के बाद फिर मैं आम आदमी पार्टी में एज ए कोर मेंबर था। मैंने इलेक्शन कैंपेन भी चलवाए हैं। राइट। प्लस दिल्ली गवर्नमेंट में भी मैंने काम किया एज ए एडवाइजर। प्लस मैंने ग्राउंड पे भी काफ़ी काम किया है। उसके बाद चंदा बंद सत्याग्रह, हम ये समझते कि हमारा बड़ा आइडियोलॉजिकल सक्सेस था, क्योंकि हम अन्ना जी से मिलने गए। हमने कहा कि आम आदमी पार्टी ने प्रॉमिस किया था कि जनता के पैसे का हिसाब जनता को देगी। राइट। उन्होंने दिया नहीं,
तो भटकाव में आ चुके हैं सिद्धांत से। तो अन्ना जी ने कहा ठीक है, जाके इनको इनके खिलाफ बैठ जाइए आप, गांधीयन स्टाइल। राइट। तो चंदा बंद सत्याग्रह हमने चलाया। एंड थर्ड है कि जो हमने ट्रांसपेरेंसी वेब सीरीज बनाई, वो भी दिल्ली में काफ़ी पॉपुलर हुई। उसके 2 गीत हैं, चंदा बंद सत्याग्रह पे आधारित है। कितना चंदा जेब में आया, कितना बांटा कितना खाया, सही सही बतलाना होगा, अब सब कुछ बतलाना होगा। तो ये गाना है उदित नारायण जी की आवाज़ में और कैलाश खेर की आवाज़ में, बोल रे दिल्ली बोल। ठीक है, बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा आपके साथ। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करना। धन्यवाद।